हमें वाकई में 2 गज की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। और मास्क तो आप समझिए, अब मास्क की आदत लेनी चाहिए, लोगों को आदत कर लेनी चाहिए। जनरली कहते हैं कि जब सर्दी का मौसम अभी जब आ रहा है तो ये फ्लू सीजन भी होता है, और ये जो वायरस है कोरोना फ्लू के तरह ही है, उससे ज्यादा डेडली है क्योंकि नोवेल है। हमें लगता है गलतियां सभी जगह हुई है, इसीलिए हमने शुरुआत से ये बात रिपीटेडली ये बोला है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जहां जहां रहा है, मतलब कि आप साइंस से पॉलिसी ड्राइव कर रहे हैं, उन जगहों पे जेन्युइन मिस्टेक्स हुई हैं। सरकार का सबसे बड़ा रोल होता है इकोनॉमी मैनेज करने में कि आप अनसर्टेनिटी कम करिए। शख्सियत से मिला रहे हैं जिनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो भारत में हेल्थ और इकोनॉमी जो कोरोना के बाद हालात बने हैं उसमें देश की अनऑफिशियल मोस्ट अथॉरिटेटिव स्पोक्स पर्सन बन करके सामने आई हैं। हेल्थ इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर शमिका रवि, जो पहले प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य थी और उसके बाद अभी वो सीनियर फेलो हैं ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ, उनका जो इंडिया सेंटर है उनके साथ काम करती हैं। प्रोफेसर रवि, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। आपने डेटा पर जो काम किया है इस बीमारी को समझाने के लिए, वो बहुत ही शानदार काम किया है। बहुत सारी बातें हुई हैं। इस वक्त जिस जगह हम पहुंच गए हैं 1 लाख का आंकड़ा पार, उसके बाद हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि इन नंबरों को कैसे देखा और समझा जाए ताकि हम आगे के लिए और तैयार हो सके। संजय जी, सबके दिमाग, हम लोग सब यही सोच रहे हैं अभी, क्योंकि ये पूरा पैंडेमिक ग्लोबल है, सभी देश इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन हर देश में जो पीक कहा जाता है जिसके बाद डेली नंबर घटने लगते हैं, वो अलग अलग समय पर आ रहा है। तो अभी देखिए कि यूरोप में दूसरा पीक अब शुरू हो गया, जो कि पहले पीक से भी ज्यादा बड़ा है। हमारे यहाँ चूंकि इतना बड़ा देश है और इतने राज्य हैं, और हेल्थ जो है हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब रूल्स, नियम, कई कानून जो है सेंटर लेवल पे बनाए जाते हैं, लेकिन उसे लागू किया जाता है प्रदेश लेवल पे, स्टेट लेवल पे। अच्छा, इस कारण वेरिएशंस बहुत है। स्टेट लेवल पे कैपेसिटी में इतनी डिफरेंसेस है, टेस्टिंग कैपेसिटी इतना फर्क है, इस कारण देख रहे हैं आप कि हमारा नंबर बढ़ता ही नहीं गया है, क्योंकि मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट भी बहुत हुआ है एक राज्य से दूसरा, लेकिन ये स्लो भी रहा है। और इस कारण है कि आज के टाइम में हमारे यहाँ टोटल नंबर तो काफी है, लेकिन एक्टिव नंबर अगर आप देखें कि एक्टिव अभी कितने लोग हैं, वो 10 लाख से कम मेंटेन किया गया है तकरीबन 2 हफ्तों के। अब रोजाना जो नए केस हमारे आ रहे हैं वो अब घटते जा रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब ये एक पीक आ गया है। अच्छा, दूसरा सवाल लोगों के जहन में रहता है कि हो सकता है हम लोग टेस्टिंग कम कर रहे हो, इसीलिए नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। पिछले 2 हफ्तों में हमारा टेस्टिंग लगातार बढ़ता गया है, और उस कारण हम कह रहे हैं कि अब हमारा पीक हो चुका है, जिसमें कि हर रोजाना जो नंबर नए आ रहे हैं, ज्यादा टेस्टिंग के बावजूद नए नंबर्स कम हो रहे हैं। तो हमारा एक पीक तो अब क्रॉस हो चुका है संजय जी। जी, और ऐसे में फिर से आदमी का मन होगा कि थोड़ा वो रिलैक्स हो जाए, जबकि आप शुरू से एक बात कहते आई हैं कि 1.5 से 2 साल का मसला है, 6 महीने गए हैं। इसका मतलब यह है कि अभी से 1 से 1.5 साल न वैक्सीन के नाम पर और न पीक आउट हो जाने के नाम पर हम कोई भी लापरवाही कर सकते हैं। इसको समझाना जरूरी है, बहुत जरूरी है संजय जी। देखिए, सरकार जो अपना कर सकते हैं हर लेवल पे वो कोशिश कर रहे हैं, और बहुत करना भी चाहिए, लेकिन सरकार जो कर रहे हैं इसमें काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स पर भी पड़ता है, क्योंकि मास्क चाहे आप पहने ना पहने, चाहे वो 500 रुपए के एक डिसिप्लिनरी एक पे करना पड़ रहा हो, लेकिन ये एनफोर्स करना जो है हमें खुद से है। अब त्योहार का मौसम आ रहा है, महीना आ रहा है, लगातार अब कई त्योहार आएंगे, उसमें मिलना मिलाना काफी होगा। आप केरल में देख रहे हैं कि शुरुआत के 3 महीनों में काफी अच्छा कंट्रोल रहा, लेकिन ओणम के बाद और ओणम के इर्द गिर्द कई और ऐसे सोशल इवेंट्स थे, जिसके कारण आप देख रहे नंबर फिर से बढ़ गए। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें 2 गज की जो दूरी है, जो हम लोग बार बार बात करते रहते, देखिए ये कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है,
हमें वाकई में 2 गज की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। और मास्क तो आप समझिए, अब मास्क की आदत लेनी चाहिए, लोगों को आदत कर लेनी चाहिए। आपने त्योहार का जिक्र किया, उसी तरीके से अब मौसम भी बदल रहा है, इस बारे में क्या विचार है? देखिए, जनरली कहते हैं कि जब सर्दी का मौसम अभी जब आ रहा है तो ये फ्लू सीजन भी होता है, और ये जो वायरस है कोरोना फ्लू के तरह ही है, उससे ज्यादा डेडली है क्योंकि नोवेल है और उसे हम लोग पूरे अच्छी तरीके से अभी समझ नहीं पाए। इन्फेक्शियस बहुत है, तो फ्लू के सीजन के साथ साथ एक जनरल फियर ये है, जैसे कि यूरोप में बढ़ने लगा है नंबर, हो सकता है हमारे यहाँ भी वो फ्लू सीजन के साथ ये नंबर बढ़े। जी, जो पिछला अनुभव रहा, पूरी दुनिया और हम सब लोग इससे ग्रैपल कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये वायरस है क्या। बहुत कम समझ थी, जो विशेषज्ञ लोग और पॉलिसी मेकर्स इसको ड्राइव कर रहे थे। तो आलोचना के नाते नहीं पूछना चाहता हूं मैं, लेकिन आगे की लर्निंग के लिए पूछना चाहता हूं कि हमने यहाँ कहाँ कहाँ कमी कर दी, कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं। हमें लगता है गलतियां सभी जगह हुई है, इसीलिए हमने शुरुआत से ये बात रिपीटेडली ये बोला है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जहां जहां रहा है, मतलब कि आप साइंस से पॉलिसी ड्राइव कर रहे हैं, उन जगहों पे जेन्युइन मिस्टेक्स हुई हैं और वो मिस्टेक को हर तरीके से कोशिश हो रहा है कि आप कंट्रोल करें। एक मिस्टेक तो हमें लगता है ये है कि शुरुआत में जो टेस्टिंग पर एम्बिवलेंस था कि टेस्ट 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 ये कौन सा मंत्र है, और उसमें दिक्कत ये हुआ कि WHO ने भी वो कंफ्यूजन में वो और समझिए ऐड ही किया। फिर काफी देशों में यूएस के पॉलिसी से भी हम लोग काफी प्रभावित होते हैं। उन सब कारण शुरू में टेस्टिंग जिस रेट से बढ़ना चाहिए था संजय जी, उस रेट से हमें नहीं लगता हम लोगों ने टेस्टिंग बढ़ाया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लोगों में प्राइम मिनिस्टर पे कॉन्फिडेंस बहुत है, तो उन्होंने जब जाके नेशनल टीवी पे रिपीटेडली कई बार उन्होंने इन्वोक किया कि देखिए महाभारत की लड़ाई है, आप लोग सब इसमें साथ दें, लोगों ने दिया। लेकिन हर एक सिटीजन का जो कोरोना के साथ जो अनुभव है वो प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल लेवल से नहीं होता है। एक सिटीजन का जो अनुभव होता है वो हमारे लोकल ब्लॉक लेवल पे क्या कैपेसिटी है, वहां पे बेड्स हैं कि नहीं, टेस्टिंग फैसिलिटी है कि नहीं, उससे डिपेंड करता है। मैम, यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है जो आप लगातार अपनी तकरीरों में इस पर एम्फेसिस देती हैं। हमारे लोग, हम लोग बड़े कंप्लायंट किस्म के लोग हैं, अबाइडिंग किस्म के लोग हैं। तो जिस तरीके से योगा या फिटनेस या कोई भी राष्ट्रीय अभियान चलाया जाता है, प्रधानमंत्री के बोलने के बावजूद क्या कहीं इसको एक राष्ट्रीय स्लोगन और राष्ट्रीय जरूरत के तौर पर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, मास्क, दूरी पर हमने एम्फेसिस कम दिया, दूसरी बातों में ये बातें खो गई, सलाह वाली? देखिए, जब आप टीवी पे देखते हैं फुटेज, आपने जब देखा पलायन हुआ, बहुत लोग वापस गए। अब 7 महीने अब हो चुके हैं, तो ये कह सकते हैं कि क्या करना चाहिए था, क्या और ठीक करना चाहिए था। बड़े डेमोक्रेसी, जो हमारा फेडरल डेमोक्रेसी है, जैसे यूएस है, ब्राजील है, बड़े फेडरल डेमोक्रेसी में संजय जी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा महत्व, रोल होता है। अब इसमें आप चाइना की तरह कंटेनमेंट नहीं कर सकते, आप चाहते हुए भी लोगों को रोक नहीं पाएंगे एक जगह से दूसरे जगह जाने में। और इसी कारण है कि हमारा जो इन्फेक्शन भी है वो वेस्टर्न जो अर्बन एरियाज है वहां से लेके ईस्टर्न रूरल एरिया तक पहुंची। अब वापस वो होगा, क्योंकि लोग अब कितने महीनों तक घर पे रह सकते हैं। आफ्टर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो रोजगार है वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल बेल्ट में है, अर्बन एरियाज में है, तो वापस भी लोग आ रहे हैं और आएंगे। अब उसमें आप सोचिए कि डेमोक्रेसीज की ऐसी कुछ कंपल्शन होती हैं जिस कारण ये कंटेनमेंट, जो स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट छोटे कंट्रीज कर सकते हैं, जैसे आइलैंड नेशन, न्यूजीलैंड की बात होती है, या फिर चाइना, अथॉरिटेरियन कंट्रीज की बात होती है, वो हमारे यहाँ करना नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल। बिल्कुल। एक चीज और समझाएं, बिल्कुल डेटा के पर्सपेक्टिव से इस पर बात करना बड़ा जरूरी है कि देश का सबसे एडवांस राज्य महाराष्ट्र, सबसे साधन संपन्न हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुंबई शहर, जहां मैं अभी आपसे बैठ के बात कर रहा हूं, पुणे, ठाणे, ये सबसे वर्स्ट क्यों हो गए? 40% महाराष्ट्र अकेला। संजय जी, ये तो शुरुआत से एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, और इसीलिए अभी भी हम कहते हैं कि जब तक हर राज्य में ये डिसिप्लिन और मैनेजमेंट ढंग से नहीं होता है, पूरे देश में ये खतरा बना रहेगा। अभी भी हम पीक पर है नेशनल लेवल पे, और इसलिए शायद क्योंकि महाराष्ट्र में अब एक किस्म से पीक हो चुका है,
वहां पर टेस्टिंग बढ़ा है और नंबर्स अब कम हो रहे हैं। लेकिन 6 महीने तक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 15% से ऊपर रहना, और आज के दिन में वो 20% से ऊपर है, मतलब आपके हर 100 टेस्ट में करीब 20-22 पॉजिटिव केस आ रहे हैं और वो नंबर बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब होता है कि हम टेस्टिंग सफिशिएंट नहीं कर रहे, हमारे यहाँ टेस्टिंग की कमी है। तो शुरुआत से हमें लगता है जो मैनेजमेंट जिस तरह से किया गया, सिर्फ बॉम्बे की बात हम नहीं कह रहे, महाराष्ट्र राज्य में, क्योंकि पूरे देश में जब 10 बिगेस्ट हॉटस्पॉट सिटीज है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 5 महाराष्ट्र से है। और देखिए आंध्रा में भी नंबर बढ़े, केरल में अभी नंबर बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब जगहों में डेथ रेट जो है उसे बहुत कम मेंटेन किया गया सक्सेसफुली। तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है संजय जी, लेकिन अगर मैनेजमेंट आपका ठीक से नहीं होगा या आप उसे कैजुअली ले रहे हैं या नॉन साइंटिफिक ढंग से हाईली पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो डेथ्स तो बढ़ेंगे, क्योंकि जब एक्टिव केसेस एक लेवल से बढ़ जाता है तो अपने पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हॉस्पिटल बेड चाहे बॉम्बे हो, पुणे हो, सब बहुत अच्छे सिटीज हैं, काफी वहां भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन है उसमें अगर 10-15% को भी हॉस्पिटल बेड की अगर जरूरत पड़ गई तो ये तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए टेस्टिंग जरूरी होता है। जी, ये जो 6-7 महीने हमको मिले, इसमें हम लोग अपना पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बीफ अप कर पाए हैं। एक दूसरा, आपने हाईलाइट किया है कि सेकेंड वेव भी कई जगह हम देख रहे हैं भारतीय राज्यों में, तो उसको देखते हुए आगे की तैयारी में ट्रेसिंग स्टिल रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। संजय जी, हमें लगता है ट्रेसिंग विल रिमेन, इट इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट जो कि शुरुआत के 3-4 महीनों में अगर हमने और अच्छा टेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया होता तो शायद इस पे हम लोग थोड़ा जल्दी कंट्रोल कर पाए होते, हमारा पीक जल्दी आता। लेकिन आज भी कई राज्य हैं जहां पे नंबर्स कम है। अब दिल्ली में भी सोचिए कि हमारा अभी सेकेंड पीक अब गुजर चुका है, लेकिन दिल्ली ऐसा राज्य है कि आप नॉर्दर्न एरिया में जहां पर भी बहुत हेल्थ की जरूरत होती है, ज्यादातर लोग दिल्ली ही आते हैं, यूपी से, एमपी से, बिहार से, असम तक से लोग दिल्ली आते हैं हेल्थ केयर के लिए। तो दिल्ली में तो समझिए लोग आते रहेंगे, और इसलिए जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का एफर्ट होता है, कहाँ से आ रहे हैं, पहले टेस्टिंग हुई है कि नहीं, किन लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आए हैं, ये इंफॉर्मेशन रिपीटेडली गैदर करना बड़ा जरूरी हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, एक नई स्टडी आई है जो कि कंफर्म करती है जो हम लोग अप्रैल से कह रहे हैं कि देखिए ये जो सार्स, अभी ये कोविड-2 है, हम लोग को सीख लेनी चाहिए जो SARS-1 जो 2003 में फैला था, उसमें देखा गया था कि सब लोग एक किस्म से इन्फेक्शियस नहीं होते हैं। 6 से 7% ऐसे लोग थे जिन्होंने 80% से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया था। मतलब सुपर स्प्रेडर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम सुपर स्प्रेडर को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करते हैं तो हम बहुत हद तक इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो एक जो आइडियल ट्रेसिंग प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में समझदार देशों ने जिस तरीके से फॉलो किया, उसमें हमारे यहाँ हमने देखा कि कंफ्यूजन बहुत था, रिवीजन बहुत था। अब इतना वक्त गुजर जाने के बाद क्या आप ये कह सकती हैं कि भारत में ट्रेसिंग के बारे में पूरा तंत्र, राज्य, नगर पालिकाएं, नगर निगम और केंद्र के लेवल पर अब क्लैरिटी है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करो, या अभी भी उसमें हौच पौच है? ये कहना बड़ा मुश्किल है संजय जी, क्योंकि ट्रेसिंग का डेटा ICMR ने या फिर मिनिस्ट्री ने कभी पब्लिक किया नहीं। तो टेस्टिंग तो हम बड़े अच्छे तरीके से, हालांकि स्टेट लेवल पे, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको एनालाइज करके कह सकते हैं कि इसमें कमी है, लेकिन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का डेटा पब्लिक है ही नहीं। जहां जहां पब्लिक है वहां हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे सरकारों की एफर्ट्स हैं, जैसे कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है। इन सब जगहों में ट्रेसिंग जो है वो लोकल पॉलिसी का एक हिस्सा है, लेकिन बाकी राज्यों में क्या सिचुएशन है वो तो हम अभी नहीं कुछ कह सकते। डेथ जब हो रहे हैं तो कुछ कोमॉर्बिडिटी के कारण हो रहे हैं। लोग जब समझते हैं तो डर कम होता है, और समझाने के लिए डेटा बहुत आवश्यक है। आखिरी 2 सवाल इकोनॉमी पे, जिसमें पहला ये कि अब जो इकोनॉमिक डैमेज हमको हुआ है और रिकवरी के लिए आगे जो करना है, उसमें आप सबसे ज्यादा फोकस और तवज्जो किस बात को दे रही हैं? सबसे ज्यादा जो है
ऐसे सिचुएशन में सरकार का रोल बहुत जरूरी है। सरकार का सबसे बड़ा रोल होता है इकोनॉमी मैनेज करने में कि आप अनसर्टेनिटी कम करिए। ये जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है कि कब तक चलेगा, क्या सिचुएशन है, कितना इन्वेस्ट करें, मार्केट कब अपटेक होगा, ये सब इंफॉर्मेशन और एक किस्म से आई थिंक गवर्नमेंट का रोल ऐसे सिचुएशन में बहुत बढ़ जाता है। सो अनसर्टेनिटी मैनेज करना सरकार का रोल है। तो हम लोगों ने जैसे शुरुआत के 5-6 अनाउंसमेंट्स किए, उसमें ज्यादातर एम्फेसिस था ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रक्चर का, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 5% एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। हमारे यहाँ कैजुअल लेबर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हिट है इस कोरोना के कारण। तो शुरुआत के ज्यादातर जो अनाउंसमेंट्स थे, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन थे, वो सब ह्यूमैनिटेरियन थे कि हमारे यहाँ भूखमरी न हो, हम लोग सब लोग घर पहुंच जाए, बेसिक खाने पीने का, बेसिक हेल्थ केयर जो सब एकदम जो बहुत बेसिक रूडिमेंट्री लेवल पे जो कहेंगे वो लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन इकोनॉमी सिर्फ बेसिक ह्यूमैनिटेरियन लेवल तक नहीं सीमित रह सकता। इसीलिए बाद के जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, एजुकेशन में हो, लेबर, ये सब ये सोच के किया जा रहा है कि अब हम लोग सप्लाई की तरफ से कॉस्ट को घटाएं, इकोनॉमी थोड़ा और लिबरलाइज रिफॉर्म करें कि आगे जाके जब अनसर्टेनिटी और रिस्क घटता है तो एक इकोनॉमिक रिकवरी होगी। लेकिन अभी भी सरकार का रोल बहुत ज्यादा है संजय जी। हमें लगता है सरकार को अभी भी आगे आके क्लियरली ये समझाना होगा कि हम लोग अब इतना पैसा खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज में करेंगे, इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक स्ट्रैटेजी है, वो बढ़कर लोगों को समझाना अभी बाकी है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, ये अनसर्टेनिटी या ये इंतजार क्यों है? क्यों पैंडेमिक ऐसा है संजय जी, पैंडेमिक ऐसा है, ये वायरस जैसा है कि जब तक एक वैक्सीन कॉमनली अवेलेबल नहीं हो जाता, एक तो हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल वैक्सीन, चलिए 3rd ट्रायल 4th ट्रायल स्टेज पे होके इट्स अ सक्सेसफुल वैक्सीन, लेकिन एक सक्सेसफुल वैक्सीन को कॉमन मैन तक पहुंचाना, उसमें बहुत टाइम लगेगा। और इसलिए हम शुरुआत से कहते आए हैं कि अगर ये वायरल को हम लोग समझ भी पूरे अच्छी तरीके से जाते हैं और वैक्सीन निकल भी जाता है, तो वो जो लॉजिस्टिक, जो पूरा सप्लाई चेन होता है वैक्सीनेशन का, उसमें समय लगेगा। हमारा कुछ एक्सपीरियंस तो है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फेक्शियस डिजीज कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी कहते हैं साल में 4 लाख लोग टीबी से मरते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव्स होते आए हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो वो बेसिक नेटवर्क है, लेकिन 1.38 बिलियन पीपल अक्रॉस 28 स्टेट्स, जहां पे ये पूरा एक्सेस पूरे ढंग से तरीके से सब जगह नहीं है, इसीलिए वो देरी की जो बात कह रहे हैं, अनसर्टेनिटी की बात, उसमें वो भी एक एस्पेक्ट पड़ा। बिल्कुल। आखिरी सवाल, आपकी बातों से ये हमेशा लगा कि एक माइंडसेट में परिवर्तन की जरूरत है। हेल्थ अब भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये वन ऑफ द टॉपिक नहीं है। क्या वो इसकी स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी के हिसाब से जो एक नया थॉट है, उसके हिसाब से आपको लगता है कि पॉलिसी मेकर्स इसको ज्यादा प्रायोरिटी दें, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वॉर फुटिंग पर बनाएं, उस पर थॉट क्या है? क्योंकि आप तो इन लोगों से बात करती हैं। देखिए, थॉट बदल तो रहा है, बदल चुका है काफी हद तक, क्योंकि सब घर पे बंद बैठे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि इस लेवल से इकोनॉमिक डाउनटर्न, आप 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की भी जब बात करते हैं तो उस समय भी अभी के मुताबिक कुछ भी नहीं था अगर डिक्लाइन देखें। तो ये तो रियलाइजेशन हो गया है कि हेल्थ शॉक्स और ग्लोबल जिस तरह से कनेक्टेड इकोनॉमिक इंटरकनेक्टिविटी है देशों के बीच, ये फ्यूचर में जीरो प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है, फिर हो सकता है। इसलिए WHO भी बार बार फ्यूचर पैंडेमिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन उस रियलाइजेशन से फिर उसको इंटरनलाइज करना कि अब हमको क्या करना होगा देश को रेजिलिएंट बनाने के लिए, उसमें जो है 2 मेन स्ट्रैटेजीज चाहिए। एक है कि अपने आप को मजबूत बनाना, मतलब आप पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क स्ट्रेंथन करें। हमें सिर्फ पैसों की नहीं, हमें लोगों की जरूरत है। द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट अगर आप देखिए आज के दिन में, तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है हेल्थ केयर में। डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है। तो आज हम अगर अलॉटमेंट भी कर देते हैं पैसे की, बजट की, तो उसको स्पेंड करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर, IT वगैरह पे,
क्योंकि लोगों को प्रिपेयर करना उसमें टाइम लगता है। तो एक तो है इंटरनल कैपेसिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जिसके लिए बाय द वे हमें स्पेंड करना पड़ेगा, पैसा भी स्पेंड करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, जो कि हमें लगता है प्राइम मिनिस्टर ने रिपीटेडली कहा है कि जीडीपी का एक जो प्रोपोर्शन है वो 2.5% हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव मीट हो जाए। दूसरा ये है कि ग्लोबली जो रिच कंट्रीज हैं वहां पे एजिंग बहुत जल्दी अब काफी हो चुका है। अब ग्लोबली जब रिच कंट्रीज एज करती हैं तो उनका हेल्थ डिमांड बढ़ता ही जाता है और उनके हेल्थ कॉस्ट्स बढ़ते ही जाते हैं। तो इंडिया के ग्रोथ स्ट्रैटेजी में भी अगर आप देखें तो अगले 100 साल में हेल्थ केयर सेक्टर हमारे लिए ग्रोथ इस तरह से पैदा कर सकता है जिस तरह से आईटी सेक्टर ने पिछले 30 सालों में किया। बिल्कुल, लेकिन प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आपकी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दें सब लोग, और हम अपने दर्शकों से ही कहना चाहेंगे कि वो जो नारा है जान है तो जहान है, उसको ठीक से समझना हो तो आपने इस इंटरव्यू में जो बातें बताई हैं उसको बहुत ध्यान से सुने और उसका पालन करें। हमारे लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया शमिका जी।